बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा। गद्य खंड लिखने की भी अनेक विधाएं होती है, जैसे है संस्मरण, यात्रा वृतांत, आलोचना, कहानी, एकांकी, उपन्यास, इस प्रकार से। और इसमें जो इसके लेखक हैं वो है बच्चों प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के द्वारा ये रचित है। प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने कविताएं भी लिखी है और गद्य खंड में भी रचना की है। इस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इस पाठ में दो बैलों का विवरण है, जिनका नाम है हीरा और मोती, जिनको जूही नाम का एक व्यक्ति पालता है। किसी कारणवश वह बैल जूही अपने साले को, साला यानी अपनी पत्नी के भाई को दे देता है। उसके बाद से ही जो बैल है दोनों, उनका जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत होता है। ये वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बच्चों, जो गधा होता है उसको बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये बात सच है बच्चों कि अगर हम किसी को बेवकूफ़ कहना चाह रहे हों तो हम उसको कह देते हैं गधा है क्या, गधे जैसा काम कर रहा है, यानी हम उसको इनडायरेक्टली यानी हम उसको गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है। सहिष्णुता होता है सहनशीलता, निरापद होता है सुरक्षित, यानी उसकी जो सहनशीलता है उसकी वजह से, उसके सीधेपन की वजह से उसको बेवकूफ़ माना जाता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है। जिस गाय के बच्चा होता है ना, वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो बहुत सहनशील है और बहुत सीधा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। देखो बच्चों, कुलेल का मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना। तो वो वैशाख के महीने में एक दो बार कुलेल कर लेता है, खेल लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ होता है बच्चों उदासी। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई हुई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों और मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसी में पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी उसमें अच्छे गुण हैं लेकिन उनका अनादर किया जाता है, आदर नहीं किया जाता। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अफ्रीका में भारतवासियों को कोई सम्मान नहीं मिलता। क्यों अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जाता? किनको? भारतवासियों को। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय यानी बुरे समय के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, बुरी आदतें नहीं डालते, इसलिए ही
भारतवासियों को भी मूर्ख समझा जाता है। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। कोई भी उनको सुना जाता है भारतवासियों को, लेकिन वो उस बात का जवाब नहीं देते। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। कौन? भारत के वासी। जापान ही मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ है बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। अड़ियल यानी अपनी जिद्दी पर पूरा रहना, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा होता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों क्या थे बच्चों? पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी पालतू पशुओं की नस्ल के थे। कौन? हीरा और मोती। पछाई जाति होती है पालतू पशुओं की नस्ल। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंची, शरीर उनका ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बहनों में मित्रता हो गई थी। दोनों बैल भाई के समान रहते थे। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। इशारों से बात कर लिया करते थे। विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों में ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जो दिखाई नहीं देती थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कौन बेटा? हीरा और मोती बैल। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अलग होने के लिए वो अपने बैलों को नहीं मिलाते थे, बल्कि अपने सींगों को, बल्कि वो प्रेम के भाव में, मजाक में मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से मिलाते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे दोस्त आपस में मिलते हैं तो आपस में मस्ती करते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रखती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोड़ दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों बैल ये सोचते थे, दोनों बैल में, कि इससे ज़्यादा मेरे कंधे पर रहे वजन, दूसरा सोचता मेरे कंधे पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद मुंह में डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो आज बच्चों हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।